हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अफबाउस प्रिंसिपल। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये अफबाउस प्रिंसिपल क्या है? जनरली एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अफबाउ कोई साइंटिस्ट थे, बट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो सबसे पहली चीज़, ये अफबाउ का प्रिंसिपल है क्या स्टूडेंट्स? एक्चुअली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। ओके, बट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि साइंटिस्ट के थ्रू दिए गए थे। उसमें से सबसे पहला जो रूल पढ़ने वाले हैं वो है अफबाउ का प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोले इस प्रिंसिपल में, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अफबाउ जो है एक जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कोई चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को फिल करना। ओके, सो अफबाउ जो है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओके, एंड ये जो अफबाउ का प्रिंसिपल है ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है जो कि एक पोस्टुलेट कंटेन करता है, एक रूल कंटेन करता है, एंड उस रूल के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी हाइपोथेटिक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये कंसीडर किया जाता है, ये माना जाता है कि कोई भी एक एटम जो है वो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स के सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन से। सो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि कोई भी एटम है, उस एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आपको पता है। ओके, अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सारे एटम को हम बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो कोई भी एटम जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ होता है, और इसी रूल को माना गया है, इसी पोस्टुलेट को कंसिडर किया गया है इस अफबाउ के प्रिंसिपल में। ओके, इसीलिए ये जो थ्योरी है अफबाउ के प्रिंसिपल की, ये हमको एग्जैक्टली अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बारे में जानकारी देता है। ओके, एंड ये जो थ्योरी है अफबाउ की प्रिंसिपल की, ये दी गई थी बाय द साइंटिस्ट नील बोर, और उन्होंने ये अफबाउ का प्रिंसिपल दिया था इन द ईयर ऑफ 1920। ओके, तो इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल क्या है एक्चुअली। सो अफबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किया जाता है उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ओके, एंड उसके बाद फॉलोड एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं जिसकी एनर्जी हाई होती है। ओके, सो बहुत ही सिंपल अफबाउ का प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, की जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, एंड जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। ओके, एंड इस वजह से हमको ऑर्बिटल के एनर्जी की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, जिसके लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में ही ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं N+L रूल। ओके, अगर आप भूल गए हैं तो डोंट वरी, अफबाउ के प्रिंसिपल के अंदर हम आपको एक बार फिर से आज यहाँ पे बताने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली N+L रूल में ये N क्या है? N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है? L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, सो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्बिटल्स की अगर हमको एनर्जी डिटरमाइन करना है, पता करना है, तो उस केस में हमें ये जानकारी मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एंड क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है N+L रूल, या इसको साइंटिफिकली एक और नाम दिया गया था बोर-बरी स्कीम, क्योंकि साइंटिस्ट नील बोर ने इस प्रिंसिपल को दिया था। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग होता ये है, अब ये स्टूडेंट्स बहुत ही थ्योरी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, यानी कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, आई मीन कंपेयर कर सकते हैं, कम है या ज़्यादा है, वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आप इस थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली वीडियो को पॉज कर लेंगे एंड पढ़ लेंगे, एंड इसको ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ऑर्बिटल है, एक 4s है और एक 3d ऑर्बिटल है। अब इन दोनों ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, हम कंपेयर कर सकते हैं N+L रूल से। दिखाता हूँ कैसे। देखिए N क्या होता है, जो सामने नंबर है ना, 4s में 4 है, 3d में 3 है, तो जो नंबर है ये क्या है? ये है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो मैं 4s का कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ और 3d का कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको दोनों चीज़ दिखनी चाहिए। अब देखिए
तो यहाँ पे n कितना है 4 है, प्लस s का बताता हूँ बाद में, और यहाँ पे 3D में 3n हो गया। अब l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था SPDF होता है। क्या होता है? SPDF। तो l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी इन डिटेल में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, बट फिर से बता दिया, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ पे s है, s मीन्स 0, सो 4 + 0 इज 4। ओके, अब 3d के लिए d की वैल्यू कितनी होती है? SPD 0 1 2 3 + 2। आंसर कितना आया? 5। तो जिसका आंसर सबसे बड़ा है यानी कि यहाँ 5 आ गया, तो 3D की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द 4s। तो इस तरीके से n + l का रूल हम अप्लाई कर सकते हैं एंड हम पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। इसका सबसे फेमस डायग्राम है स्टूडेंट्स, कैसे आप निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के हेल्प से आप बहुत ही ईजीली ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एनर्जीज के बेस पे लर्न कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? हम 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s लिख दीजिए सारे एक लाइन में। दूसरे में मान लेते हैं यहाँ पे 7s भी है। ओके, 7s है, फिर यहाँ से एक छोड़ दीजिए, यहाँ से तो ऊपर छोड़ देंगे तो क्या रहेगा? 1p नहीं होता कभी भी। क्यों? यह हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट शेल में कभी भी सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट करता है, राइट? तो 2p 3p 4p 5p 6p जितना चाहें आप उतना लिख सकते हैं आगे। ओके, देन d पहले एग्जिस्ट कहाँ करता है? सबसे पहले थर्ड शेल में, तो 3d 4d 5d एंड ऐसे ही 4f 5f कितना भी आ सकता है। तो अब यहाँ से देखिए, इस डायग्राम से हम किस तरीके से बता सकते हैं। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उसके बाद ये एरो आगे बढ़ेगा, फिर होती है 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है, 2s से ज़्यादा 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, उसके बाद 3d की, 4p 5s, देन उसके बाद 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s। तो इस डायग्राम के हेल्प से हम बता सकते हैं कि एनर्जी किस तरीके से बढ़ते जाती है। तो एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इस तरीके से उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी हम इसको सिंपली लर्न कर लेंगे। सो बेसिकली व्हाट आई विल सजेस्ट पर्सनली स्टूडेंट्स, कि आपको ये बार बार डायग्राम बना करके लर्न करने से अच्छा है कि आप इसको एक बार इस तरीके से एक सीक्वेंस में ऑर्डर को याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब कभी आप इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे किसी एक एटम के लिए, तो आप बार बार वो डायग्राम तो बनाने से रहे, पर अगर आपको ये सीक्वेंस में याद रहेगा तो आप इजीली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट इट स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 10th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे उतना आपको हेल्प नहीं करने वाला है। इस वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनीवेज ये लाइन से याद करना होगा, जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। आई डू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि ये एक बार में तो याद होगा नहीं। व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप इसको 10-15 बार एक दिन पढ़िए, अगले दिन फिर से 5-6 बार पढ़िए, फिर अगले दिन 5-6 बार पढ़िए, तो 2-3 दिन में आपको याद हो जाएगा। बट ये आपको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरे 11th की केमिस्ट्री इसी ऑर्बिटल के एनर्जी के सीक्वेंस के बेस पे चलने वाली है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। एंड एनीवेज आगे आने वाले लेक्चर्स में जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो मैं वापस ये चीज़ें नहीं बता सकता, इसलिए आई विल सजेस्ट कि इसको पहले ही आप लर्न कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अफबाव का प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।